खेड़ापा पीठ के उत्तराधिकारी और गौ सेवा समिति राजस्थान के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय गोविंद राम जी शास्त्री, मंच पर उपस्थित बड़ा रामनगर के महंत रामप्रसाद जी महाराज के शिष्य श्रद्धेय मदन दास जी महाराज, राज्यसभा के सांसद, हम सब के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत साहब, पशुपालन और देवस्थान मंत्री आदरणीय श्री जोराराव जी कुमावत, सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री राजस्थान आदरणीय श्री अविनाश गहलोत जी, मंच पर उपस्थित पंचायती राज और ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी महाराज, कोटाराम जी निवासी, उद्योग राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई श्री के विष्णु जी, मंच पर उपस्थित जोधपुर शहर के सम्मानित विधायक आदरणीय अतुल भंसाली जी, मंच पर विराजमान हम सब के सुपरिचित, हम सब के मार्गदर्शक, राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश श्रद्धेय श्री गोपाल जी, मंच पर उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के सम्मानित डीआईजी आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी, जोधपुर के जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन जी, हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति मैं नहीं जानता कि भवन दिनों को किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन जिनका यहाँ होना आज के जो चिंता है वो मुझसे पहले जितने भी जो है वक्ताओं ने यहाँ व्यक्त की, और क्योंकि आप बहुत से लोगों के सम्मान का कार्यक्रम है, वो चिंता आप सबकी चिंता को मंच ने और चिंता के बारे में उस चिंता का समाधान करने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव दिए हैं, जो सरकार की सोच है उसके बारे में जो विस्तार से बातचीत की, उस समाधान के परिप्रेक्ष्य में जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं या जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नॉलेज के जो नॉलेज उन्होंने अचीव किए, उसके चलते हुए उस दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार और ऐसे अनुभवी लोग मिलकर के ला सकते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर ज्योति बंसल जी, मेरे छोटे भाई सीनियर एडिटर श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, इस सभागार में उपस्थित गौ सेवा के क्षेत्र में अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, सेवा की भावना से, करुणामयी हृदय से, अपने स्वयं के संसाधनों को खपाकर जो भावना, जो भाव सभी वक्ताओं ने व्यक्त किया, गौ की महत्ता के बारे में भी चर्चा की, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में गाय के को क्यों करके आदर्श माना गया, क्यों करके धन के रूप में स्वीकार किया गया, क्यों करके माता के रूप में स्वीकार किया, विस्तार से जो व्याख्यान दिए, उन सब भावों को अपने हृदय में आसीन कर गौ सेवा के लिए समर्पित भाव से निरंतर साधना करने वाले ऐसे सभी सम्मानित गौ सेवकों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, आप सब उपस्थित आए उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं फर्स्ट इंडियन न्यूज चैनल का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे समसामयिक विषय जो भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रवाह के साथ में जुड़ा है, उस विषय पर ऐसे प्रासंगिक विषय पर एक कार्यक्रम, ऐसे लोगों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। और कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आग्रह करूंगा, शायद छोटा शब्द होगा, दुराग्रह की सीमा पर जाकर के अपने रिश्तों को की नाजुकता का उपयोग करके
मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य करने वाले श्रीमान राजीव जी का भी बहुत सारा प्रणाम करता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो मोदी जी बुलेट ट्रेन तो आपने क्या है, और राजीव जो है कपिल बुलेट ट्रेन, और मैं पवन जी को कई बार कहता हूँ कि बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो वो हर स्टेशन पे नहीं रुकती, अहमदाबाद से चलेगी, बड़ौदा रुकेगी और सीधा मुंबई जाएगी। हमारे राजीव जी ट्रेन भी ऐसी चलती है कि एक सेंटेंस में कितने, एक मिनट में कितने शब्द बोलता है, एक सेंटेंस में कितने शब्द आ जाता है, ये कोई नहीं समझता। आदरणीय श्वेता जी, उपस्थित सभी महानुभाव, तो गौ सेवा, भारत में गाय की महत्ता, भारत में गाय की सांस्कृतिक पूजनीयता, मुझे लगता है इस सब के ऊपर विस्तार से सभी लोगों ने चर्चा की। और क्योंकि यहाँ गौ साधक बैठे, गौ सेवा को अपने जीवन का आयाम बनाने वाले लोग जो उपस्थित हैं, इसलिए गाय की महत्ता के बारे में यहाँ विचार व्यक्त करना, इनके बारे में अपनी बात कहना और इनके बारे में अपने इनके बीच में आकर के अपने ज्ञान को का प्रदर्शन करना, मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक भी है और आवश्यक भी है। आगे पहुंचे, जब अपनी बात प्रारंभ की अपने स्वागत भाषण में, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, उन्होंने कहा कि गायों का विश्व से माता है, गाय विश्व की माता के समान, और भारत की संस्कृति में उसको माता के रूप में पूजा गया, माता के रूप में माना गया। ठीक उसी तरह अथर्ववेद में एक और श्लोक इसके निमित्त आता है, माता सर्वभूतानां गाव है, सर्व सुख प्रदा। गाय जो है वो सबको, सभी प्राणियों की माता के स्वरूप में और सबको सुख प्रदान करने वाली। ये अब एस्टैब्लिश फैक्टर्स के बारे में हम सब लोग चर्चा करें, बातचीत करें, विचार करें। मुझे लगता है कि इसके बजाय गौ माता को लेकर के जो भारत में जिस तरह का भाव था, जो गाय की महत्ता थी, और जिस महत्ता को हमने धर्म के साथ जोड़ करके प्रतिस्थापित किया, क्योंकि काल के प्रवाह के साथ में धर्म की जो डोरी है कहीं न कहीं कमजोर, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते, भोगवादी मानसिकता के, समाज में अधिकता के साथ प्रचुरता के प्रसार के चलते हुए, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन होने के चलते हुए, गाय जिसको एक धन के रूप में स्वीकार किया, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन का खान, गाय धन है, हाथी धन है और घोड़ा धन। सांस्कृतिक रूप से तीन तरह के धन स्वीकार किए गए। व्यक्ति की जो कैपेसिटी है, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो उसकी भारत की भी जमीन से नहीं मापी जाती, वो कितनी गाय रखता है, इससे उसकी ताकत, उसकी जो है हैसियत ये आंकी जाती है। घोड़ा और हाथी सामान्य व्यक्ति के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सेना नायकों के लिए, राजाओं के लिए वो उनके एक वैभव के प्रदर्शन और युद्ध के समय की आवश्यकता थी, इसलिए उसको एक धन के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो गाय जो सामान्य धन थी, तकनीकी के बदलते हुए कालखंड में, बदलते दौर में, वो आज हम सब लोग जो है निश्चित रूप से हम सब के मन में भाव होता है, हम सब के मन में गाय को लेकर के एक करुणा का भाव हम सब के हृदय में रहेगा। जितने लोग हम सब मंच पर बैठे, मंच के सामने बैठे, अपने हृदय का भाव रखते हुए देखें, उनसे कितने लोग गाय व्यक्तिगत रूप से पार्वती की सेवा करते हैं। आदरणीय चोड़ाराम जी बात कर रहे थे, उन्होंने विस्तार के साथ आह्वान किया सबको गाय रखनी। चोड़ाराम जी बात करने कहा कि सबको गाय रखनी चाहिए, लेकिन देश की लगभग 45% आबादी शहर में रहती है, 30-60 मकान में धनी का जो है लुगाई जावरण गाय है। और आने वाले समय में जिस तरह से इस तेजी के साथ में अर्बनाइजेशन बढ़, आने वाले समय में जिस तेजी के साथ में लोग जो है वो खेत से दूर हो, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं गाय रखता हूँ, लेकिन कितनी मैं गाय को जाकर कितनी बार जाकर उनको सवाल करता हूँ,
कितने दिन में जाकर के उनको चुनाव लड़ेगा। इट्स नॉट ए कमर्शियल वेंचर, वो मेरे लिए व्यावसायिक उपक्रम नहीं है। सिर्फ ठीक है, परंपरा है, इसे रखा हुआ है, इसे चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। कभी हम गाय के मानते थे, कभी हम आप गाय हमारे मानते हैं, पर ये प्रवाह चलता रहे। शायद एक आध जनरेशन तो बहुत चल रहा है, उसके बाद में नहीं चल। इस अर्थ प्रधान युग में हमको गाय की इकोनॉमिक वायबिलिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर के गाय बचा। बहुत विस्तार से चर्चा की। अभी जो राम ने बात करके कहा कि ब्राजील में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ब्राजील से जो है ये गाय का सीमन लेकर ये भारत के लिए सम्मान का विषय है, भारत के लिए अपमान का विषय, ये हमारे विचार का दिन है। भारत से गांव में जो है ब्राजील गाय गिर गए। मुझे कई बार ब्राजील जाने का अवसर मिला, 1996 में, 2000 में, 2007 में, 2014 में, अभी हाल ही में 2025 में, 2026 की शुरुआत हुई। क्योंकि अभी G20 भारत के बाद में G20 ब्रिक्स दौरा ब्राजील होस्ट कर रहा था, इसलिए कल्चर मिनिस्टर के नाते जाने का भी सौभाग्य मिला, टूरिज्म मिनिस्टर के नाते भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मैं जब 1996 में पहली बार गया था, तब मैंने वहां के न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्योंकि वहां भाषा स्पेलिश है, उसको चेंज करना अपने आप उसमें चुनौती थी। आजकल तो जो है चैटजीपीटी सारा ट्रांसलेशन कर देती है, और गूगल का है ट्रांसलेट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। फिर मैंने कोशिश की, जो एम्बेसी के लोग थे उनको कहा देख रहा था, उसमें एक आर्टिकल छपा है कि वहां वर्ल्ड मिल्किंग कंपटीशन हुआ। एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है, इसका एक कंपटीशन है। मेरे मन में उत्सुकता थी, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, खेती करने का पुराना अनुभव भी था, शौक भी था, और खेती करते करते वहाँ पे फार्म देखने गया था। उस समय मैं दुनिया के कई सारे देशों में खेती करने का काम करता। तो मैंने आग्रह किया, जो साथ के लोग थे उनसे कहा कि मुझे एक बार इस वर्ल्ड मिल्किंग कॉम्पिटिशन में जाना। ब्राजील का विस्तार बहुत बड़ा, लेकिन किस तरह से करके मैं वहां पहुंचा। वो जो कंपटीशन होता है उसमें 3 दिन तक गाय को पशुपालक अपनी गाय को लेकर के आते हैं। और जब मैं पशुपालक कहता हूँ तो हमारे जैसा पशुपालक नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 गाय रखता है, 10 गाय रखता है, वो पशुपालक हो गया। एक गाय रेयरिंग करता है, वो पशुपालक नहीं, और अपने इस रूप से पशुपालन का डेयरी का काम करता है। वो अपनी गाय को, अपने बेस्ट ऑफ द एनिमल को लेकर के आते हैं, कैटल को लेकर के 3 दिन तक वहां रख करके उसका सुबह शाम दोनों टाइम मशीन से दूध देना रहता है। उस 3 दिन का एवरेज होता है। गाँव के लोग ऐसे गांव से जैसे वो जानते होंगे कि अगर एक दिन का कहते हैं तो पशुपालक जो है एक दिन दूध नहीं निकालेगा, शाम को ज्यादा दे देगी तो बाद में कॉम्पिटिशन फेल हो जाता है। 3 दिन तक रखते हैं ताकि एवरेज उसका सही एवरेज आए। 1996 में जो अभी जोरा जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है कि उस कॉम्पिटिशन में शिरा नाम की एक गाय 62 लीटर दूध दिया, वो पहले पोजीशन पे गिर गई। मेरे मन में उत्सुकता हुई कि गाय भारत की, ये गिर गाय भारत की यहाँ कैसे आई, फिर मैंने उसका थोड़ा खोज किया। क्योंकि हमारा जो ये भारत का कुछ हिस्सा प्रस्तुत है, गोवा से लेकर के डबल तक, ये हिस्सा हमारा जो है ये पोर्टुगाल में कब्जे में होगा। गोवा तो आजादी से कई साल बाद में गोवा के आंदोलन जो भारतीय जनसंघ ने चलाया, उसके बाद में सरकार ने मुहिम चला करके गोवा को भारत में सम्मिलित किया। ब्राजील में जो है डच लोगों के, पुर्तगाली लोगों की कॉलोनी हुआ, वहां से पुर्तगालियों का एक बड़ा कोई शिष्टमंडल भारत में आया होगा, उसने अपना जहाज अलंग के पोर्ट पर एंटर किया। अलंग के महाराजा कृष्णदेव राय भावनगर की तहत होता था, उनके आधिपत्य में होता था। तो वो जो लोग हैं, जो पुर्तगाली जो आए थे, वो लोग आकर के और उनके अतिथि के रूप में उनके पास में कुछ दिन तक रुके। जब वो वापस गए तो महाराजा कृष्णदेव राय सिंह जी बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति है। जब देश आजाद हुआ और देश की 562 रियासतों में कम्युनिस्ट सैनिक का विभाग दिया था, और पहला वॉलंटियरली सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति अगर कोई राजा था वो कृष्णदेव राय सिंह था। उन्होंने 100 गाय और 5 नंदी उनको उपहार में दिए, और वो अपने जहाज में वो 100 गाय और 5 नंदी लेकर के गए।
100 साल पूरे कॉपी हुए हैं उस विषय पे। आज भारत में हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि आपको वहां से अपने ब्रीड डेवलपमेंट के लिए, अपनी ब्रीड के डेवलपमेंट के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए आपको वहां से सीमन लेकर के आना पड़ा। और वो जो 100 गायें हमारे यहाँ से लेकर के गए थे, इन 100 गायों से आज इनके पास में 65 लाख 99.99% जेनेटिकल प्योरिटी की जो गाय है, 65 लाख है। उन्होंने कालांतर में गिर और जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है, दोनों को मिलाकर के नई ब्रीड बना ली, जिसको हाईलैंडर 50-50 दोनों का कॉम्बिनेशन करके हाईलैंडर ब्रीड बना। उसके बाद में मुझे जितनी बार नर्सरी जाने का अवसर मिला, मेरे लिए ये परमानेंट उपक्रम था। ये कुछ मित्र थे जो बड़ी डेयरी चलाते थे, बड़े एग्रीकल्चर का मीडियम एग्रीकल्चर फार्म थे। ब्राजील में मीडियम एग्रीकल्चर का फार्म है, एग्रीकल्चर फार्मर का मतलब होता है जिसके पास 1 लाख हेक्टेयर से उसके आसपास जमीन, वो मीडियम से एग्रीकल्चर। जो स्मॉल है वो 50,000 हेक्टेयर वाला है, उससे 50,000 हेक्टेयर मतलब 3 लाख जीरो, 3.25 लाख जीरो। और लार्ज वाला जो है वो 3 लाख हेक्टेयर से बड़े वाले देखते वो आज बड़े किसान हैं। ऐसे मेरे वहाँ कुछ मित्र उनके साथ में मुझे बहुत बात है। अभी मैं जब लास्ट ही गया था जनवरी के महीने में, तब भी मैं एक दिन अपना पूरा खर्च करके वापस मेरे जो मित्र हैं उनके फार्म में गया। उनके पास में लगभग 12,000 100% प्योरिटी की गिर गाय और लगभग 20,000 पहले मुझे, क्योंकि वो 62 लीटर का, जैसे जोधाराम जी ने कहा वैसे मेरे भी 62 लीटर पर डे से मेरी कल्पना शक्ति अटकी हुई थी कि उससे ज्यादा तो आगे क्या जाए। तो मैंने जब अलग से बात की, मैंने उससे पूछा कि अभी क्या पोजीशन है, लास्ट मिल्किंग कंपटीशन का रिकॉर्ड क्या है। तो मुझे हाथ पकड़ करके अपने बाड़े में लेकर के गया जहाँ उनकी बेस्ट जो है कंपटीशन की गाय थी। उसके बाद अभी कंपटीशन होने वाला है 2026 का फरवरी के महीने में, हम अपनी गायों को तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे अपने 3 गाय दिया जो 100 लीटर से 105 लीटर एवरेज दे होंगे। अब एक लैक्टेशन पीरियड जो अपने देश भाषा में बयान